नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब से मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। मुगलों का इतिहास पढ़ाए जाने पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। 12वीं के सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। यूपी सरकार का फैसला यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों पर लागू होगा। यूपी में 12वीं के स्टूडेंट अब मुगल बादशाहों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, तो वहीं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। इतिहास की किताब से कुछ पाठ हटा दिए गए हैं, जिसमें मुगल दरबार के पाठ भी शामिल हैं। इसके अलावा 11वीं की इतिहास की किताब से भी कई पाठ हटाए गए हैं। 12वीं की नागरिक शास्त्र की किताब समकालीन विश्व राजनीति से पूरी तरह से अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध के दौर का पाठ भी हटा दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति के किताब से भी मुगलों के चैप्टर को हटाया गया है। इसके अलावा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति 2 की किताब से लोकतंत्र और विविधता, जन संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां पाठ हटाए गए। तो देखिए, यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब से मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। मुगलों का इतिहास पढ़ाए जाने पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। 12वीं के सिलेबस में ये बदलाव किया गया है। यूपी सरकार का ये फैसला यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों पर ही लागू किया जाएगा। तो वहीं सेशन 2023-24 के लिए ये लागू किया गया है। यूपी में 12वीं के स्टूडेंट मुगल बादशाहों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, तो वहीं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने सेशन 2023-24 के पाठ्यक्रम में ये बदलाव किया है। तो वहीं इतिहास के भी किताब से कुछ पाठ हटाए गए हैं और इसके साथ ही 11वीं की इतिहास के किताब से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव, समय की शुरुआत के पाठ हटाए गए हैं। तो वहीं नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व का भी पाठ हटाया गया है। तो यूपी सरकार की तरफ से यूपी बोर्ड के सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि 11वीं और 12वीं दोनों के ही सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। साथ ही ये बड़ा फैसला लिया गया है सेशन 2023-24 में, जो कि अब लागू होगा। यूपी के 12वीं के छात्र अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे। साथ ही 12वीं की नागरिक शास्त्र की किताब समकालीन विश्व राजनीति से पूरी तरह समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का दौर, वो पाठ हटा दिया गया है। तो वहीं स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय, एक दल के प्रभुत्व का दौर भी हटाया गया है। इसके अलावा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 की किताब से लोकतंत्र और विविधता, जन संघर्ष और आंदोलन और लोकतंत्र की चुनौतियों के ये तमाम ऐसे पाठ है जो हटाए गए और ये साथ ही साथ यूपी बोर्ड में भी लागू होंगे और बोर्ड्स में भी लागू होंगे। तो यूपी में अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, सिलेबस को बदला गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब यूपी में मुगलों के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाएगा और साथ ही बदलाव किए गए हैं सिलेबस में। आपको बता दें कि अब यूपी के स्टूडेंट मुगल हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। मुगलों का इतिहास पढ़ाए जाने पर योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और 12वीं के सिलेबस में बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार का फैसला यूपी बोर्ड और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड दोनों पर ही लागू होगा। यूपी में 12वीं के स्टूडेंट मुगल बादशाहों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे और साथ ही 11वीं के इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत के पाठ हटाए गए हैं और साथ ही नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व का भी पाठ हटाया गया है। तो ये जो बदलाव किए गए हैं सिलेबस में, वो यूपी बोर्ड में लागू होंगे ही और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड्स में भी लागू होंगे।
देखिए, आपको बता दें कि एनसीईआरटी के 12वीं के स्टूडेंट अब मुगल दरबार का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद ने शैक्षिक सत्र 2023-24 से 12वीं में चलने वाले इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार इन चैप्टर्स को हटाया गया है। साथ ही 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत से ये पाठ हटाए गए हैं। साथ ही अब अमेरिकी वर्चस्व का भी पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। 12वीं की नागरिक शास्त्र की किताब समकालीन विश्व राजनीति से पूरी तरीके से समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध के पाठ भी हटाए गए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जुड़ चुके हैं जो कि नेता बीजेपी है, भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अमनप्रीत कौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। आलोक वत्स जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए अब योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला है कि अब मुगलों का जो चैप्टर है वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। यूपी बोर्ड में तो लागू होगी ही होगी, साथ ही सीबीएसई बोर्ड में भी लागू होगी। देखिए साक्षी जी, प्रीति, ये जो मुगलों का इतिहास था, ये हमारे लिए एक शर्मनाक इतिहास था। इसमें इन लोगों ने हिंदुत्व के ऊपर जो प्रहार किया और जिस तरीके से हमारे मंदिरों को में घुसकर मस्जिदों का स्थापना किया और जिस तरीके से धर्मांतरण किया, जिस तरीके से हमारी महिलाओं का इज्जत लूटने का काम किया, तो ये सब कोई बहुत स्वर्णिम इतिहास नहीं है जिसको याद किया जाए और जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टायरेनिकल रूल। इन्होंने एक टायरेनिकल रूल किया, तो उसको नहीं पढ़ने में और उसको अपने बच्चों को नहीं पढ़ाने में ही अच्छाई है और इस काम को योगी सरकार ने किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी पुनरावृत्ति होगी और लोग इसको फॉलो करेंगे, ताकि जो हमारी गंदी लिगेसी थी, जो हमारा गंदा इतिहास था, उससे आने वाले पीढ़ी को वंचित रखने में ही अच्छाई है। ठीक है आलोक जी। भुवन जी, आपके पास आते हुए, देखिए ये जो बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, सराहनीय है या नहीं है, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। साथ ही जो ये बड़ा बदलाव किया गया है उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि समाज में किसी प्रकार की वैमनस्य फैलाए और ये जो हमारे इतिहास से छेड़छाड़ है, मैं इसको इसी रूप में देखने का काम करता हूँ। जो इतिहास था वो आज तक नहीं बदला गया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, अन्य दलों की रही और भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सरकार नहीं है। उससे पहले आदरणीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी इनकी सरकार रही, लेकिन तब तक देश का स्वरूप ये नहीं था कि नफरत की राजनीति देश में हावी नहीं थी। देश में सौहार्द का, भाईचारे का माहौल था, हिंदू मुस्लिम के लोगों के बीच में इतनी खाई नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज इस ओर अग्रसर है कि किस प्रकार डिवीजन करके, किस प्रकार इन लोगों को बांट के हम लोग अपने सत्ता की मलाई को खा सके। चाहे तो भुवन जी, इसमें लोगों को एक चीज आप मुझे समझाइए कि इसमें लोगों को बांटा कैसे जा रहा है? क्योंकि अगर 12वीं के स्टूडेंट इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं पढ़ेंगे या सिर्फ मुस्लिम ही नहीं पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं से इन चीजों की शुरुआत होगी ही। तो अगर मुगलों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है तो इसमें बांटने की तो कोई बात है नहीं। देखिए, आप उस विषय को समझने की कोशिश करिए कि इसके पीछे मंशा क्या है। इसके पीछे मंशा केवल अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मैं सुन रहा था, एक अध्याय इन्होंने लोकतंत्र का भी खत्म करने का काम करा। लोकतंत्र जो एक सब्जेक्ट था, उसमें चैप्टर था, उस चैप्टर को भी इन्होंने खत्म करा। ये आप इनकी जो शासन की व्यवस्था है वो धीरे धीरे इस ओर अग्रसर हो रही है कि लोकतंत्र को पाठ्यक्रम से भी खत्म कर दे और देश में भी खत्म कर दे, संविधान को भी खत्म कर दे। ये इस दिशा में चलने वाले लोग हैं और इनके डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, जो इनकी लोगों को बांटने की जो पॉलिसी है, वो निश्चित तौर पे कामयाब
करने की कोशिश ये लोग करते हैं। और कभी कभी तो भुवन जी, कभी कभी आपके नेता चर्चाओं में आते तो कहते हैं कि कांग्रेस की है डिवाइड एंड रूल की नीति और अब भाजपा की हो गई, आप कहते हैं। चलिए, एक चीज और भी है कि अमेरिकी वर्चस्व का भी पाठ हटाया गया है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर विदेशों की जो नीति है, जो भी वर्चस्व की पाठ है, उसे भी हटाया जाए, या फिर आप उसे भी गलत ठहरा रहे हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि इतिहास से हम छेड़छाड़ जब करने का काम करते हैं और इतिहास की सही जानकारी अपने नौनिहालों को, देश के भविष्य के छात्रों को नहीं देते, निश्चित तौर पे ये उनको गुमराह करने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसी काम को आगे बढ़ाने का काम करती है कि युवाओं को गुमराह किया जाए इतिहास के बारे में, और उन लोगों को एक वो जो छिपा हुआ इनका हिडन एजेंडा है उस पर पार्टी ले जाना चाहती है। तो क्या भुवन जी पहले युवाओं को गुमराह नहीं किया गया था, आप कहना चाहते हैं? पहले नहीं किया गया था क्या पहले? क्योंकि हमने भी पढ़ा है, और आप तो खैर हमसे बहुत सीनियर ही है, हमने भी जो पढ़ा है, हमने ज्यादातर कहीं ना कहीं मुगलों के ही बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक वो फ्रेम बन जाता है मुगलों को लेकर। तो ये बातें भी समझना कहीं ना कहीं तो जरूरी है ना। देखिए, हम तो अध्यापन वाले लोग हैं, मैं तो कानून पढ़ाने का काम करता हूँ। मैं निश्चित तौर पर आपको बहुत जिम्मेदारी से जो बातें बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अपने हिडन एजेंडे को धीरे धीरे लागू करने का काम कर रही है। ये लोग जो खाई बांटना चाहते हैं, आज वो जो युवा है, जो हमारा विद्यार्थी है, उसके दिमाग में जो जहर बोना चाहते हैं, अब वो किताबों के माध्यम से प्रारंभ हो चुका है। चलिए ठीक है, इस पर जवाब ले लेती हूँ मैं। आलोक जी, भुवन जी का कहना है कि आप लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और साथ ही जहर बो रहे हैं उनके दिमाग में, कहीं ना कहीं मूल चीजों से आप लोग उनको हटाना चाह रहे हैं, और साथ ही डिवाइड एंड रूल की भी उन्होंने बात कही है। देखिए, सपा इस चीज को बहुत पहले से बोलती आ रही है। हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं और सबका विश्वास लेने वाले लोग हैं। ये लोग तोड़ने का काम करते हैं, जातिगत मामला हो या धर्म ग्रंथ के ऊपर उंगली उठानी हो, महाभारत और रामायण की प्रतियां जलानी हो, ये सारा काम सपा के जिम्मे है। हम तो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं, भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दिए हैं और भारत का विश्व में एक सम्मान खड़ा करके रख दिया है। और जो मुगल शासकों के दौरान जो इतिहास था, गंदा इतिहास था, जिसको पढ़कर मन द्रवित हो जाता था, मन घृणा से भर जाता था, उसको हटाकर जो हमारा स्वर्णिम अध्याय है, जो हमारे सनातन धर्म के जो स्वर्णिम इतिहास है, उसको पढ़ाने का काम करके हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, अपने युवाओं को एक अच्छी सीख दे रहे हैं। तो इसमें इनको क्या हर्ज लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या हर्ज लग रहा है भुवन जी आपको? जवाब दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब एक नया प्रयास कर रही है कि युवाओं को आज पहले दौर से, अध्ययन के दौर से ही एक समाज के प्रति, एक धर्म के प्रति एक नफरत के दौर में ले जाया जाता है। इसे ये डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। आज ये जो हमारे जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो विद्यार्थियों की, उस पर ये लागू करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये इनके चुनाव में भी दिखाई देता है। और आप इनके टिकट वितरण को देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में एक अल्पसंख्यक समाज के आदमी को टिकट नहीं देते। इसका मतलब ये मुस्लिम लोगों को इस देश का नागरिक नहीं मानते, इस प्रदेश का नागरिक नहीं मानते। लेकिन भुवन जी अभी बीते दिनों जो उत्तर प्रदेश में 5 विधानसभा सीटें और साथ ही एक लोकसभा की सीट पर जब उपचुनाव हुए थे, तो हमने जब मुस्लिमों के बयान सुने थे, महिलाओं के बयान सुने थे, तो उनका तो कहना था कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो उनकी नीतियों को सराह रहे थे। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है वो विध्वंस की नीति है। चाहे वो आप पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से देख लीजिए, चाहे समाज के माध्यम से देख लीजिए। ये लोग, अभी मैं एक कार्यक्रम देख पा रहा था, अभी इन लोगों का खिचड़ी का कार्यक्रम चल रहा था दलित बस्तियों में, इनके उप मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में थे। आप देखिए, उन्होंने भोज करने का नाटक करा और एक निवाला उन दलित लोगों के बीच में नहीं खाया, केवल भोजन रखा रहा और वो बातें करते रहे, लेकिन एक निवाला उन्होंने नहीं लिया। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग भेदभाव करना चाहते हैं समाज में, और जो इनकी जो मानसिकता है वो समाज के प्रति, खासतौर पे हमारे दलित, ओबीसी, एससी, उनके प्रति, हमारे अल्पसंख्यक समाज के प्रति वो नफरत की राजनीति। ठीक है,
अमनप्रीत कौर जी भी हमारे साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है। देखिए, आपने दोनों ही मेहमानों के बातों को सुना, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? देखिए प्रीति, अगर हम बात करें जी। मुगल एम्पायर की हिस्ट्री की, तो वो अगर अच्छी नहीं थी तो अगर ये बोलते हैं कि वो बुरी थी तो वो अच्छी भी थी। उसके साथ हम ये देखेंगे कि हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें कितने लोग विजिट करते हैं। हमारा जो 7वां अजूबा है ताजमहल आगरा का, क्या उसको यूपी सरकार डिमोलिश कर पाएगी? क्या वहां पे भी बलडोजर चल जाएगा? आप ये देखिए, लाल किला पे यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत तत्परता से उनको बहुत ईगरली एक्साइटेड थे वो जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे कि मैं कब लाल किला पे जाके झंडा फहराऊंगा। उनकी यही ईगरनेस ने उनको प्रधानमंत्री बनने पे मजबूर किया। तो जो यूपी सरकार है उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करते हैं, वो अगर जहां आगरा में आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं, तो हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती है उनके विजिट करने से। उसके बाद कुतुब मीनार है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें, हम पार्लियामेंट हाउस की भी बात कर सकते हैं, हालांकि वो नया बन गया है, पर फिर भी क्या क्या चीजें हम डिमोलिश करेंगे? अगर शहरों को उनको भगमा कर देने से, उनका कलर बदल देने से, रेलवे स्टेशन यहाँ तो पाठ्यक्रम हटाने की बात है ना अमनप्रीत जी, यहाँ तो पाठ्यक्रम हटाने की बात है, क्योंकि ताजमहल को डिमोलिश करना है नहीं करना है वो कोई नहीं करेगा, ये बातें सब जानते हैं। लेकिन फिलहाल अभी पाठ्यक्रम को देखिए, मुगल पाठ को भी हटाया गया और साथ ही साथ अमेरिकी वर्चस्व को भी हटाया गया। तो दोनों को अगर हम देखते हैं तो अगर ठीक है, आप मुगलों के बारे में नहीं पढ़ाना चाहते तो आप विदेश की भी तो वर्चस्व के बारे में नहीं पढ़ाना चाहते, ये भी तो है। देखिए प्रीति, अगर वो कुछ ऐड ऑन करना चाहते थे, अगर वो चाहते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं, वो हमारी जो संस्कृति है उसको जाने, उसको पढ़ें, तो उसके लिए वो कुछ ऐड ऑन कर सकते थे। उसको संस्कृति में कुछ भी जो हमारी हिस्ट्री रही है, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री रही है, उनको हमारे जो पाठ्यक्रम था उसमें ऐड कर सकते थे। पर ये जो हटाना है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है, सूत्र भी ऐसा कहते हैं और मीडिया में भी ऐसी चर्चा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष की तरफ का, मतलब उनको टारगेट करके ये सब किया गया है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ आलोक जी। वाली बात हो जाती है, क्योंकि सबका विश्वास लेके अगर बात करते हैं भाजपा वाले कि हम देश की प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये सबके विश्वास में ये चीजें जब आती हैं तो वो एक क्वेश्चन पुट कर देती हैं भाजपा की तरफ। ठीक है आलोक जी, आपने देखिए उनकी बातों को सुना, अमनप्रीत कौर जी की, साथ ही आपने भुवन भास्कर जोशी जी को भी सुना। उनका कहना है कि ठीक है, आप लोग सबका साथ सबका विकास करके करते हैं, लेकिन जो आपके फैसले होते हैं कहीं ना कहीं किसी धर्म विशेष वर्ग विशेष को लेकर होते हैं। क्या जवाब देंगे इस पे? एक चीज बताइए प्रीति जी हमने शौचालय का निर्माण किया, ग्रामीण महिलाओं को शर्मनाक हर चीजों से बचने के लिए हमने शौचालयों का निर्माण करके पूरे भारत में, क्या हमने मुसलमान महिलाओं को उससे वंचित रखा? हमने जो राशन दिया, जो अभी तक देते आ रहे हैं, क्या उसमें महिलाएं वंचित हैं? हमने जो स्वास्थ्य सेवा में जो हमने सुविधाएं दी, क्या उसमें हमने महिलाओं को या क्रिश्चियन को या अन्य लोगों को वंचित रखा? जो हमने घरों का निर्माण किया, क्या उसमें हमने इन लोगों को वंचित रखा? करनी और कथनी में अंतर है। हाँ, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे दिमाग में सब एक है। हमने धारा 370 हटाया, हम समान आचार संहिता भी लागू करेंगे। हम पूरे देश को एक नजर से देखने का काम करते हैं जी। और प्रधानमंत्री, आपको बता दूं, अब ये लोग गलतफहमी पाले हुए हैं, ये मुगालते में है। मुसलमान महिलाओं का जबरदस्त वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मुसलमान भाई भी अब मुखातिब हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इसका जीता जागता प्रमाण गुजरात का चुनाव था, जहां 10 पूर्णतः मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। अब ये चीज नहीं है कि मुसलमान के लिए हम अछूते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 के चुनाव में हम मुसलमान कैंडिडेट भी उतारेंगे। चलिए ठीक है, ये बड़ा बयान आपकी तरफ से दिया गया है। भुवन जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? आपने सुना आलोक जी को? मैं आलोक जी की जो बातें उनको बहुत ध्यान से सुन पा रहा था जी। जो मुद्दा, जिस मुद्दे पे आज आपने बहस चलाने की प्रारंभ करी,
वो अपने एजेंडे को सुनाने का काम कर रहे थे, जबकि हम लोग और आपकी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठी है यहाँ पर, उन्होंने मेन मुद्दे की बात कही। उन्होंने बात को कहने का काम करा कि किस प्रकार जो 7वां अजूबा है, जो कि इनके जो विरोधी कह सकता हूं मैं आज के दिन, या जो इनकी आंखों में चुभता है जो मुगल शासन, क्या उसको भी ये लोग बुलडोजर चलाएंगे। उन्होंने बहुत जमीनी प्रश्न करने का काम करा। उन्होंने साथ साथ कहा कि लाल किले पे तिरंगा ना फहरा के क्या उस पर बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी सरकार कहेगी। ये उनका गौरवशाली इतिहास है, इसको कैसे दूर कर पाओगे आप मुगलों के? आप कैसे जो लोकतंत्र का जो विषय आपने हटाया है उसको कैसे हटा पाओगे? आप ईरान तुरान की बातें कर रहे हैं। आलोक जी बड़ी बात करें, आपने कहा बहुत बड़ा बयान है। 403 विधानसभा में एक विधायक को टिकट नहीं, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अल्पसंख्यक समाज के बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व है। ये इनकी मंशा बताने को काफी है। इनके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे चुनाव में 80-20 की बातें करते रहे। इन लोगों की जो मंशा है वो केवल समाज को बांटने की, और आज जो हमारे नौनियाल है उनको ऐसा इतिहास बढ़ाने की जिससे कि डिवीजन उनके दिमाग में, उनकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें उनके नफरत ढोड़ी जा सके। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करने का काम कर रही है। ठीक है, अमनप्रीत कौर जी से मैं प्रतिक्रिया ले लूंगी, क्योंकि जब आलोक जी ने कहा कि मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे तो उन्होंने इस बात को सुनकर बहुत मुस्कुरा रही थी। वो क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, उतारेंगे मतलब फ्यूचर में ये लोग क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं वो कंफर्म तो नहीं है ना। अभी तक क्यों नहीं उतारा? अभी विधानसभा इलेक्शन होके गए हैं, तो वहां पे ये अपने मंत्रिमंडल में या फिर अपनी विधानसभा में या फिर जो इनके इलेक्शन होते हैं लोकल बॉडीज की भी मैं बात करूंगी, उसमें भी कभी इन्होंने अपना जो उम्मीदवार है वो मुस्लिम नहीं रखा। और शरेआम अपनी कैंपिंग में ये जोगी जी ने खुद कहा है कि ये 80-20 की राजनीति हम होने नहीं देंगे। तो हमेशा ही वो ऐसी स्टेटमेंट के जरिए, ऐसे ट्वीट के जरिए कटहरे में खड़े हो जाते हैं। हालांकि ऐसा जरूर है कि उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि आप जानती हैं कि जैसे भी जो भी कोई स्टेटमेंट देता है भाजपा के विरोधता में या फिर उनकी जो बातें हैं उनको किसी और को अगर गलत लगती है तो उस पर तुरंत ईडी या सीबीआई बिठा दी जाती है। तो इन चीजों के चलते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही वो बयान सही ही था। वाकई ही जो भारत का लोकतंत्र है वो खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र की जो विशालता है वो इसी चीज में है कि सबको, सब धर्मों को, सब जातियों को, सब व्यक्तियों को एक नजर से देखा जाए, बराबर रखा जाए। चलिए ठीक है, समय की कमी है थोड़ी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में